हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो यूपी पुलिस के जो हमारे एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। तो इन सभी के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन करवाता हूँ जीके के, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो अभी जो मेरा मेन फोकस है वो यूपी पुलिस पे है, और जैसे ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है मैं जल्द ही उसके लिए भी कुछ ना कुछ शुरू करने वाला हूँ। तो अभी मैंने आपको वादा के अनुसार मैं आपको यहाँ पे क्या क्या करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको देखो जीके करा रहा हूँ और यहाँ पे आपको मैं हिंदी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जीके और हिंदी में मैंने आपको एक एक वीडियो, दो वीडियो प्रोवाइड करवा दी हैं। ये मेरी थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम आज शार्ट जो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन तक आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सर, तो क्वेश्चन नंबर 32 तक मैंने कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन बोल रहा है किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है। देखो, आपको मानचित्र पर दूरी नापनी है। आपको अगर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपने सुना होगा, पारसेक होता है ना, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है। तो यहीं पर मुझे बताना है कि जो किस उपकरण पर का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है। तो वो है यहाँ पे ओपोसीमीटर। कौन सा है? ओपोसीमीटर है, जिसको भी हम दूरी मापने के लिए करते हैं। यूपीएसआई 1999 में क्वेश्चन हमारा मेरा पूछा गया था। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का यूज यहाँ पे करा जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक अंशकित डायल लगा होता है। इस पहिए को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। ठीक है, दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापक द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी कहा जाता है। देखो, अब मानचित्र पर दूरी मापनी है तो ओपोसीमीटर भी आप इसको बोल सकते हैं, कर्वीमीटर भी इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, और मेलोग्राफ भी इसको बोला जाता है। तो तीनों नाम मुझे यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए सर, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सर, पलायन वेग जो होता है वो क्या होता है। तो पलायन वेग आपको सभी को पता है। पलायन वेग हम उस वेग को कहते हैं जिस वेग से हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर भेज देते हैं, उसे हम पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं पलायन वेग के बारे में। तो देखो, तो पलायन वेग क्या होता है सर? वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाता है, इसे हम पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला आंसर क्या हो जाता है? बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो, वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए, पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, पलायन वेग का मान जो होता है वो कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका वेग होता है। अगर मैं इतनी स्पीड से किसी पिंड को बाहर फेंकता हूँ तो वो पृथ्वी से बाहर निकल जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये कह रहा है सर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो वायुमंडल में कौन सी गैस है जो इनमें से नहीं पाई जाती है? तो उसका नाम हो जाता है यहाँ पे क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, यूपीएसआई में क्वेश्चन है, 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, देखिए डी वाला इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखते हैं सर यहाँ पे, तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसका संगठन निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले बात करते हैं सर नाइट्रोजन इसमें कितनी होती है? तो 78.08% इसमें नाइट्रोजन होती है। ठीक है, कितनी होती है? 78.08% इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और बात करते हैं सर यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होती है? तो 20.90% यहाँ पे ऑक्सीजन होती है। लगभग 21% यहाँ पे ऑक्सीजन होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी आर्गन आ जाती है। आर्गन कितनी है? तो 0.93% यहाँ पे आर्गन हो जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.3%। उसके बाद नियोन होती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हीलियम हो जाती है। ठीक है, तो गाइस मुझे जो यहाँ पे याद रखना है वो यहाँ पे क्या याद रखना है कि मुझे शुरू के 3-4 याद रख लेना आप। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन याद रखूँगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे नाइट्रोजन याद रखोगे। अब देखो, नाइट्रोजन याद रख लेना और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तक आप इसको याद रख लेना, आपका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन कितनी है? 78.08%। ऑक्सीजन कितनी है? लगभग 21%। एग्जैक्ट कितना है? 20.90%। और ऑर्गन कितनी है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे याद रखना है। चलिए गाइस, तो अब देखिए इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टॉन तथा जीनोन अत्यंत अल्प मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, अक्रिय गैसें हैं ये। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो गाइस आपको पता है जो प्रकाश की तरंग है, ठीक है, उसका जो प्रतिपादन था वो किसने किया था। यूपीएससी क्वेश्चन 1999 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यूटन के समकालीन विद्वान थे हाइगेंज। कौन थे? हाइगेंज थे, ठीक है। उन्होंने सन 1678 में प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हाइगेंज उनका नाम था। और हमारे ऑप्शन में किसी में भी हाइगेंज नहीं दिया गया और इनमें से कोई नहीं भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर इसका जो आंसर, ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन ही गलत आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन ही क्या आया था? गलत आया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो याद रखिएगा हाइगेंज उनका नाम हो जाता है जिन्होंने तरंग की खोज की थी। कौन सा भारी जल है? देखो भारी जल के बारे में मुझे बताना है। तो D2 होता है ड्यूटेरियम, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला वाला जो यहाँ पे सही पहला वाला जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम विल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी 1991 में हमारा क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं सर, यहाँ पे देखिए हम अपने आंसर के बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में। डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या होगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम D2O भी बोलते हैं, D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है गाइस? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। देखिए समस्थानिक होता है, समभारिक होता है और सम न्यूट्रॉनिक होता है, ठीक है। देखो समस्थानिक क्या होता है? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। समभारिक क्या होता है? देखो ऐसे याद रखता हूँ, रखे मैंने। समस्थानिक वो होता है जिसका नीचे वाली संख्या समान हो। समभारिक जिनके ऊपर वाली संख्या समान हो। और सम न्यूट्रॉनिक जिनका अंतर समान हो, ठीक है, वो याद रखना। इसका प्रमुख उपयोग परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। क्वेश्चन है सर, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है, देखिए मुझे तापक्रम बढ़ाना है, तो अब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है या फिर क्या होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था सर, उसका जो यहाँ पे क्या होता है? बढ़ता है। तापक्रम क्या होता है? बढ़ाया जाता है। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करोगे, है ना, किसी भी चीज़ को हम गर्म करोगे तो वहाँ पर क्या होगा? जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हो तो क्या होता है कि अब उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। और जब उनकी स्पीड तेज़ हो जाती है वो चीज़ गर्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। 1991 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पे 39वां क्वेश्चन है। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका नाम क्या था, ठीक है। तो उसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा उसका नाम यहाँ पे हो जाता है। तारापुर में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था। यूपीएससी का क्वेश्चन 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं सर, देखिए यहाँ पे अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। जो अप्सरा जो रिएक्टर है ना, वो एशिया का सबसे पहला था। यहाँ चीन भी नहीं डेवलप कर पाया था इसको, ठीक है। तो एशिया का पहला रिएक्टर था जो वर्ष 2010 में कार्य करना बंद कर दिया। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो क्या क्या यूज होता है इसमें? यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, है ना। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम निम्न में वायुदाब को मापने वाला उपकरण जो है वो कौन सा है? देखिए वायुदाब को आपने मापना है तो वायुदाब मापने के ना बैरोमीटर का यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो? बैरोमीटर का यूज़ यहाँ पे करते हो। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यूपीएससी का 1991 में क्वेश्चन ही पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। क्रोनोमीटर, अब देखो क्रोनोमीटर से क्या होता है? एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। अगर कोई जलयान है, मान लो जहाज है, उसमें सही टाइम का मुझे पता लगाना है तो मैं क्रोनोमीटर से पता लगाऊंगा। अमीटर द्वारा विद्युत धारा तथा एनीमोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो गाइस यहाँ पर जो फिजिक्स था ना, फिजिक्स के उन्होंने 40 क्वेश्चन करवाए हैं। 40 क्वेश्चन ये पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये। तो इन 40 क्वेश्चन को आप रट देना, ठीक है। इन 40 क्वेश्चन को आप रट देना। नोट्स तो आप बना ही रहोगे, ठीक है। तो अब गाइस डेली आपको एक वीडियो मिला करेगी। चलिए तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अपनी केमिस्ट्री की ओर, रसायन विज्ञान इसके बाद हमारा आ जाता है। क्वेश्चन 60 करने पूरे। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 41 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहे हैं? देखिए परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका में के किस ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, देखिए इसका तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो कौन सा, डी ब्लॉक इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो परमाणु संख्या कौन सी हमारी 46 परमाणु संख्या यहाँ पे हो जाती है। तो हमें इस कौन सा 46 का सही आंसर हो जाएगा, डी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएसआई के बैच 3 में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, ये तो हाल फिलहाल लगे पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे ढंग से करते हैं। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से क्वेश्चन जो भी आए आप छोड़ना मत। ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ और प्रीवियस से 40 मैंने करवाए हैं, आप 40 और करना, तो आप 80 क्वेश्चन बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना किस किसने ज्वाइन कर ली लाइब्रेरी। ठीक है, देखो अब हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। आफवाहु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार परमाणु संख्या 46 वाले तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। ठीक है, अर्थात जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उस ब्लॉक का तत्व माना जाता है। परमाणु संख्या 46 वाले तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है। देखो कैसे बनेगा, ये इसका बना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एंड 4d8। तो ये लास्ट में क्या है, डी आया है ना, तो ये डी ब्लॉक का तत्व यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अतः परमाणु संख्या 46 वाला तत्व जिसका नाम है पैलेडियम, तो 46 पर क्या है हमारा पैलेडियम यहाँ पे हो जाता है, डी ब्लॉक से संबंधित हो जाता है। समझ गए आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं। देखिए चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है। तो चाय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो ये एक हमारे यहाँ पे क्या ब्यूप्रोपियन होता है, एक यहाँ पे मैनक्लाइन है, एक यहाँ पे एफिड्रीन है और यहाँ पे कैफीन है। तो इनके बारे में मुझे बताना है। ठीक है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कैफीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवाई है, तो कैफीन इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला हो जाएगा ना। इसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैफीन विश्व का सबसे अधिक उपभोग्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थ है, लेकिन अन्य मनोस्फूर्तिक पदार्थों के विपरीत यह लगभग सभी क्षेत्रों में वैध और अनियंत्रित है। कैफीन चाय, मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसी अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाई जाती है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाभ एन्सेथाइन इलेक्ट्रोलाइड शराब है जो एक मनोस्फूर्ति और साइकोएटिव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधि है। जर्मन रसन फ्रेडरिक फर्डिनेंड रेंज ने 1819 में इसकी खोज की थी। कब की थी, 1819 में इसकी खोज की थी। कैफीन इसका नाम था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। तो आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आपको क्लोरीन का इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब आपको जो सूखा चूना है उसको क्लोरीन से गुजारना पड़ेगा। यूपीएसआई का जो बैच फर्स्ट था 13 दिसंबर 2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीलेट मतलब CaOCl2 होता है। इसे चूने का क्लोरेट भी कहते हैं। CaOH का होल टू एच बुझे चूने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, Cl2 क्लोरीन का फॉर्मूला होता है। और जब मैंने इनकी रिएक्शन कराई तो मेरे पास में CaOCl2 बन के आया, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बन के आया, जल निकल गया उसमें से। ठीक है, इसका उपयोग पीने के पानी में उपस्थित कीटाणु के शोधन के साथ कपड़ा उद्योग तथा पेपर उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में देखिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है। अब देखो जिंक का अयस्क के बारे में बताना है। तो जिंक का जो यहाँ पे अयस्क हो जाता है वो हो जाता है स्फेलेराइट। कौन सा हो जाएगा, स्फेलेराइट मेरा सही आंसर हो जाएगा, जिंक का अयस्क। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में 14 दिसंबर को। ठीक है, देखिए स्फेलेराइट जिंक का एक अयस्क है। जिंक के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। देखिए स्फेलेराइट हो जाता है और जिंक ब्लेड हो जाता है, कैलामीन। तो ये 3 अयस्क को नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। कौन कौन से, स्फेलेराइट, जिंक ब्लेड और कौन सा, कैलामीन। ये क्या है, जिंक के
अयस्क यहाँ पे हो जाते हैं। जिन खनिजों में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो तथा जिसमें शुद्ध धातु सरलता से एवं सस्ते में प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में लोहे की जंग से बचाने के लिए, जस्तेदार लोहा बनाने में, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में, चांदी व सोने के निष्कर्षण में और युद्ध क्षेत्र में धूम्रपान बनाने में किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको हम लोग याद करना ही करना है हर हालत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सर, कौन सा अग्निशामक अभिकारक है जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है? तो आप सभी को पता है जो CFC होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है क्योंकि ये उसमें छिद्र का कारण बन जाती है, उसमें छेद कर देती है ये। ठीक है, UPSI का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है। देखो बात करते हैं, हेलोन जो है वो एक्रेलिक गैस है। डी इसका सही आंसर। एक सेकेंड गाइस, हेलोन ये बोल रहा था कौन? अच्छा, अग्निशामक अभिकारक बताना है। ओह सॉरी गाइस, मुझे लगा यहाँ पे गैस बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी गाइस, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, हेलोन एक्रेलिक गैस है जिससे अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है, मतलब जिससे आग बुझाते हैं हम, है ना, उसमें इसका यूज़ करते हैं। परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने का कारण भी चर्चित है। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इसे अग्निशामक यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात यह गैस अग्निशामक अभिकारक नहीं है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई आपको इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर कौन सा है? तो निष्कर्षण बोतल के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो, ज़्यादा घनत्व तथा पॉलीएथिलीन, ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन जो है वो हमें चाहिए होगा निष्कर्षण बोतल बनाने के लिए। ठीक है, UPSI क्वेश्चन का 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो अब बात करते हैं सर, यहाँ पे अधिक घनत्व का पॉलीएथीन मतलब HDPE का प्रयोग निष्कर्षण बोतल बनाने में किया जाता है। ज्ञात है कि पॉलीएथिलीन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। इसका मुख्य उपयोग पैकेजिंग, प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक फिल्म रील, बोतल एवं अन्य पात्र बनाने में होता है। यह एक बहुलक भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। ब्लड प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो आपको ब्लड प्रूफ यहाँ पर वस्त्र बनाने मतलब जैसे जैकेट होता है ना, सिर के ऊपर जो टॉप होता है वो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रा का उसमें यूज़ होता है। किसका? स्पेक्ट्रा का उसमें यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, देखो ब्लड प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग उसमें किया जाता है। एक बुलेट प्रूफ का स्पेक्ट्रा के बुने केवलर की परतों को केवलर धागे का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा शील्ड को केराटिन की तरह लेपित किया जाता है और फिर पॉलीएथिलीन फिल्म की 2 शीट्स के बीच सील कर दिया जाता है। ठीक है, चलो रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था? तो रदरफोर्ड का वो कौन सा यहाँ पर हो जाता है? ठीक है, प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जो गोल्ड फॉयल प्रयोग था ना, उसने साबित कर दिया था कि हाँ नाभिक का अस्तित्व भी होता है। ठीक है, तो देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में ही। रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फॉयल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। रदरफोर्ड ने यह मॉडल सन 1919 से 1981 को इलेक्ट्रॉन के प्रयोग द्वारा परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने की बात बताई। उन्होंने यह दर्शाने के लिए सोने की 100 नैनोमीटर की पतली एक छड़ पर अल्फा कणों की बौछार की। इन कणों की बौछार से निम्न परिमाण प्राप्त हुए। अधिकांश अल्फा कण सोने की परत से बिना विक्षेपित हुए निकल गए और कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण के कारण विक्षेपित हुए। इससे पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है जो नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? कृत्रिम कीटनाशक का मतलब होता है जो मानव ने बनाया है। ठीक है, तो कौन सा इनमें से नहीं है ये मुझे बताना है। देखिए तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा, पैराकीट। UPSI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का थोड़ी एक्सप्लेनेशन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे पैराकीट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। यह तोते की एक प्रजाति है जिसे मेलापिटोटाक्स अंडाल्टस के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित
किया गया था। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के तोते की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। यह कुत्ता बिल्ली के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला जंतु यहाँ पे हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्र परिशोधन के द्वारा हम यहाँ पे जो उच्च शुद्धता का जर्मेनियम है वो यहाँ पे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, यूपीएसआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह तत्व बड़ी अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। साधारणतः यह जस्ते के खनिजों में मिलता है। खनिजों का पग को जलाने पर राख बच जाती है, जिसमें उसमें 0.25 जर्मेनियम ऑक्साइड रहता है। इसे टेट्राक्लोराइड के प्रभाजक आसवन विधि से पृथक किया जाता है। इसका उपयोग अर्धचालकता क्षेत्र में फोटो इलेक्ट्रिक सोलर सेल से तेज़ी से किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।